नमस्कार दोस्तों, 30 डेज एसक्यूएल माइक्रो कोर्स में मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूं। 30 डेज 30 lessons unlock the power of SQL. You heard it right, guys. If you want to unlock the power of SQL, if you want to become expert in SQL, then you must be with me for next 30 days. जी हाँ दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्टेप बाय स्टेप 30 डेज का SQL बिगिनर्स टू एडवांस कोर्स। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके मन में सवाल रहेगा, सर मैंने तो बीकॉम से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, मैंने आर्ट से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, मैं नॉन टेक्निकल गाय हूँ, मैं मार्केटिंग HR सेल्स फील्ड में पिछले कुछ सालों से काम कर रहा हूँ, मुझे प्रोग्रामिंग बिल्कुल नहीं आती, क्या मैं SQL सीख सकता हूँ क्या? तो इस सवाल का सीधा जवाब है यस, आप सीख सकते हैं। बस आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा और जो मैं प्रैक्टिस के लिए चीजें दूंगा उसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन SQL में बहुत जरूरी है और आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। क्योंकि इस कोर्स के दौरान जितनी भी चीजें मैं पढ़ाने वाला हूं उसकी PDF नोट्स भी आपके साथ पूरी की पूरी मैं शेयर करने वाला हूं। साथ ही में इस कोर्स के दौरान जो अलग अलग टेक्निकल वर्ड्स आने वाले हैं उनका मीनिंग मैं आसान हिंदी भाषा में समझाने वाला हूं, प्रेजेंटेशन के जरिए चीजों को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो आई एम श्योर अगर आप स्टेप बाय स्टेप लेसन्स देखते हो, उसके ऊपर प्रैक्टिस करते हो, तो आप SQL सीख जाओगे और एक्सपर्ट भी बन जाओगे। तो चलिए, आप तैयार हो तो शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल आपके मन में ये रहेगा कि भाई SQL होता क्या है, ये तो बताओ। तो SQL क्या होता है, SQL किसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, इसमें RDBMS क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, डेटा किसे कहते हैं, सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप इस लेसन में पहले समझ लेते हैं। तो चलिए पहले जानते हैं SQL क्या होता है। अगर मैं SQL की डेफिनेशन आपको बताऊं, SQL का फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, इसे हम SQL भी बोलते हैं। सो SQL इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड टू इंटरेक्ट विद डेटाबेसेस। इट इज द स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर क्वेरिंग, इंसर्टिंग, अपडेटिंग एंड मैनेजिंग डेटा स्टोर इन रिलेशनल डेटाबेसेस। तो डेफिनेशन तो मैंने आपको बताई, लेकिन आपको इससे कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूं। एग्जाम्पल के लिए आप ले लो, आप कोई भी शोरूम में चले जाओ या फिर आप कपड़े की दुकान में जाओ। छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं, कपड़े की दुकान में हम कभी ना कभी जाते ही। तो कपड़े की दुकान में जाने के बाद आप सपोज वहाँ पे जाते हो, तो आपको एक टी शर्ट चाहिए, तो आप उस टी शर्ट का स्पेसिफिकेशन उस सेल्समैन को बताते कि भाई मुझे रेड कलर का टी शर्ट चाहिए, साथ में मुझे मीडियम साइज आप बताते हो, या फिर आप टी शर्ट का टाइप भी बताते हो कि भाई राउंड नेक चाहिए, कॉलर टाइप चाहिए, जो भी है आप उसे बता देते हो, और वो सेल्समैन जाके वो टी शर्ट उस पर्टिकुलर टी शर्ट के सेक्शन में से आपके लिए लेके आता है। तो यहाँ पे सेल्समैन आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको टी शर्ट लाके देता है। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में, सिंपल है, आपने एक लैंग्वेज में उसको अपनी रिक्वायरमेंट बताई, वो सेल्समैन समझ गया कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट कहाँ पे अवेलेबल है, वो प्रोडक्ट उसने आपको लाके दिया। तो वैसे होता क्या है दोस्तों, जब हमारे पास बहुत सारा डेटा रहता है, उसे हम डेटाबेस कहते हैं, तो उस डेटाबेस में से हमारी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन लाके देने का काम हमारा ये SQL करता है। सो ये स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होती है जो बेसिकली हमारी रिक्वायरमेंट, उस डेटाबेस में से जो रिक्वायरमेंट हमें चाहिए डेटा, वो लाके देने का काम यहाँ पे SQL करता है आपको। सो ये एक मशीन से बात करने की लैंग्वेज है, मतलब डेटाबेस कहाँ पे है, मशीन के अंदर, वहां से इंफॉर्मेशन हमें जो चाहिए वो हम कलेक्ट करने वाले हैं इस लैंग्वेज के जरिए। तो ये लैंग्वेज खाली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए यूज नहीं होता है, इंफॉर्मेशन अगर हमें इंसर्ट करनी है, इंफॉर्मेशन अपडेट करनी है, डिलीट करनी है, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है और इस लैंग्वेज के जरिए हम करते हैं। तो बेसिकली ये डेटाबेस को मैनेज करने के लिए यूज की जाने वाली लैंग्वेज है। अब सवाल ये आता है कि व्हाई वी यूज SQL, बिकॉज SQL सिंप्लीफाइज वर्किंग विद लार्ज डेटा सेट। जब हमारा डेटा बड़ा होता है, सपोज एग्जाम्पल ले लो कि मेरे पास छोटा डेटा है तो कोई इशू नहीं है, मैं उसमें से इंफॉर्मेशन देख के तुरंत बता सकता हूँ। लेकिन जब आप एग्जाम्पल ले लो, DMart जैसा स्टोर है या फिर Amazon जैसा ऑनलाइन ई-कॉमर्स का बिजनेस है, तो वहां पे डेटा बहुत बड़े लेवल पे आता है। तो जब डेटा बड़ा होता है तो उसे सिंप्लीफाई करने का काम SQL करता है। इनेबल्स इजी एंड एफिशिएंट डेटा मैनेजमेंट, मतलब आप एफिशिएंटली डेटा को मैनेज भी यहाँ पे कर सकते हैं। और साथ ही में SQL इज यूनिवर्सल एंड वर्क्स विथ मोस्ट डेटाबेस सिस्टम्स लाइक PostgreSQL, MySQL, SQL सर्वर। तो SQL ये स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज ऐसी है कि बहुत सारे अलग अलग DBMS एप्लीकेशंस के साथ हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसीलिए हम SQL को यूज करते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि भाई SQL कौन कौन से जॉब रोल के लिए यूज किया जा सकता है। SQL डेटा एनालिस्ट यूज करते हैं, SQL डेटा इंजीनियर यूज करते हैं, डेटा साइंटिस्ट यूज करते हैं, SQL डेवलपर आप बन सकते हैं SQL सीखने के बाद, और बिजनेस एनालिस्ट या क्वालिटी एनालिस्ट, और ऐसे बहुत सारे अलग अलग फील्ड है जहां पे SQL का इस्तेमाल किया जाता है। अब हमने SQL के बारे में तो जान लिया, लेकिन SQL में जो टर्म आता है डेटा या फिर डेटाबेस, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। अब डेटा क्या होता है, जनरली लोगों को लगता है कि टेबल में जो इंफॉर्मेशन पड़ी उसे हम डेटा कहते हैं। नहीं, एनीथिंग एंड एवरीथिंग कैन बी कंसीडर एज डेटा। एनी इंफॉर्मेशन और फैक्ट कैन बी कंसीडर एज डेटा। याद रखिए, वो कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, वो टेक्स्ट हो सकता है, वो इमेजेस हो सकता है, वो वीडियो हो सकता है, वो डॉक्यूमेंट हो सकता है, वो कोई भी इंफॉर्मेशन है उसे हम डेटा कहते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर बताओ, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के लिए क्या डेटा होता है,
वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो कस्टमर के साथ डील करते हैं उस कस्टमर का डेटा रहता है, उसके एम्प्लॉयज़ का डेटा रहता है, उनके एड्रेसेस, उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उनके यूनिक आईडीज़, वो सारा का सारा बेसिकली यहाँ पे डेटाबेस रहता है एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट यानी बैंक के लिए। एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया भाई डेटा मतलब बस टेबल फॉर्मेट में जो चीज़ें उतनी ही नहीं रहती है, डेटा कैन बी in any form such as a text message or image or a video or a document or single character itself। तो डेटा क्या होता है ये आपने समझ लिया है, लेकिन अब डेटाबेस क्या होता है इसके बारे में भी जानते हैं। A database is a collection of data that can be easily accessed digitally। भाई डेटा का कलेक्शन है जो डिजिटली स्टोर रहता है और वो इजीली एक्सेस किया जा सकता है, उसे हम डेटाबेस कहते हैं। अब जो डेटाबेस को मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं उसे हम DBMS कहते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। अब इस डेटाबेस का एग्जांपल आपको मैं बताऊं तो जैसे आपने स्कूलिंग तो किया है सबने, तो स्कूल डेटाबेस रहता है जिसमें आप नोटिस करोगे तो स्कूल में क्लासरूम का टेबल रहता है, ग्रेड रहता है, कोर्स रहता है, स्टूडेंट्स रहता है, पेरेंट का टेबल रहता है, देन टीचर का टेबल है, एग्जाम रिजल्ट है, एग्जाम टाइप, ये सारे टेबल रहते हैं और ये टेबल एक दूसरे के साथ इंटरलिंक रहते हैं, राइट। तो ये स्कूल डेटाबेस हो गया और उसके अंदर अलग अलग टेबल आते हैं। एक डेटाबेस के अंदर बहुत सारे टेबल हो सकते हैं और उन टेबल्स में रोज और कॉलम में इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है। तो ये स्कूल डेटाबेस का एग्जांपल मैंने बताया। उसके अलावा अगर आप एक कॉर्पोरेट डेटाबेस देखेंगे तो बैंक का डेटाबेस आप देख सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हम बोल सकते हैं इसे। सो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कस्टमर का डेटा है, उसके बेनिफिशियरी अकाउंट का डेटा है, उसका ट्रांजेक्शन का डेटा है, ये सारे अलग अलग टेबल्स अवेलेबल रहते हैं और उसमें ये अलग अलग फील्ड्स अवेलेबल रहते हैं जिसमें अलग अलग फील्ड्स के जरिए डेटा स्टोर किया जाता है। अब डेटा स्टोर करने का पर्पस क्या होता है? डेटा इजीली एक्सेस हो, इजीली मॉडिफाई हम कर सकते हैं, उसे प्रोटेक्ट कर सके और एनालाइज कर सके। बेसिकली डेटा स्टोर करने का यही रीजन होता है, इसलिए हम डेटाबेस स्टोर करते हैं इन अ प्रॉपर वे सो दैट वी कैन इजीली एक्सेस, we can easily modify, protect and analyze the data। तो अगर हम RDBMS की बात करें तो मोस्टली डेटा टेबल में स्टोर होता है और टेबल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहता है, आपको दिखाई दे रहा है। कॉलम्स हम कहते हैं या फिर फील्ड्स कहते हैं, जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है आईडी, नेम, एज, कोर्स, इसे हम कॉलम्स, फील्ड्स या एट्रीब्यूट्स कहते हैं। और उसके साथ यहाँ पे रोज आपको दिखाई दे रहे हैं, रोज को हम टपल्स और रिकॉर्ड्स भी कहते हैं, ये नाम याद रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने मेंशन भी करके रखा है, रोज को हम टपल और रिकॉर्ड्स भी कहते हैं। और इस टेबल में जो वैल्यू अवेलेबल है उन्हें हम कॉलम वैल्यूज या डेटा आइटम्स कहते हैं। अगेन कोई कॉलम अगर यूनिक है तो उसको हम प्राइमरी की असाइन करते हैं और ये प्राइमरी की बोला जाता है कि जहाँ पे यूनिक आईडी अवेलेबल रहते हैं, राइट। तो इस तरह से डेटा के बारे में आपको मैंने आइडिया दिया कि भाई टेबल के अंदर किस तरह से डेटा का स्ट्रक्चर अवेलेबल रहता है। तो अब इस डेटा को मैनेज करने के लिए मैंने अलग अलग DBMS सॉफ्टवेयर की बात करी थी, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा ओरेकल डेटाबेस, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, पोस्टग्रेसक्यूएल सर्वर, MySQL एंड ऐसे बहुत सारे अलग अलग RDBMS मार्केट में अवेलेबल है। अच्छा, तो आपके मन में सवाल रहेगा कि इतने सारे अलग अलग रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स अवेलेबल है, तो सभी में क्या अलग अलग क्वेरी लिखी जाती है क्या? मतलब आपका सवाल रहेगा कि भाई इज SQL डिफरेंट इन डिफरेंट RDBMS? तो सवाल का जवाब है कि SQL अलग अलग RDBMS में डिफरेंट तो नहीं होता है। मतलब बहुत सारी क्वेरीज, लगभग 90% के आसपास की क्वेरीज सिमिलर रहती है। अगर आप PostgreSQL सीखते हो और MySQL में वही कमांड आप देते हो तो जनरली 90% के आसपास की क्वेरी सेम रहती है और थोड़ी बहुत कमांड अलग रहती है। और उसकी अगर आपको जानकारी नहीं है, वो जानकारी आप W3 स्कूल या फिर गूगल या ChatGPT से ले सकते हैं कि भाई SQL में तो मुझे पता है ये पर्टिकुलर क्वेरी लिख के हम ये कर सकते हैं, लेकिन MySQL के लिए क्या क्वेरी या किस तरह से कमांड रहेगी वो आप पूछ सकते हैं अपने AI टूल को, राइट। सो डोंट वरी अबाउट इट। आप कोई भी एक RDBMS के अंदर SQL लैंग्वेज को सीख लो और बाकी तो फिर आप जिसमें भी काम करना चाहोगे आगे चलकर उसमें आप आसानी से काम कर सकते हैं। और हाँ, इस कोर्स के दौरान हम सीखने वाले हैं PostgreSQL RDBMS। जी हाँ, PostgreSQL एक पॉपुलर है और भाई डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट में ये बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही कॉमन है। बहुत सारे डेटा एनालिस्ट, बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट इसे इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए भी बहुत ईजी टू एक्सेस रहेगा। अब ये था SQL के बारे में ओवरऑल इंफॉर्मेशन कि भाई SQL क्या होता है, डेटाबेस किसे कहते हैं, टेबल किसे कहते हैं, उसके बारे में हमने जान लिया। अब हम जानते हैं कि भाई सर्वर कैसे इंस्टॉल करते हैं, PostgreSQL हम कैसे इंस्टॉल करेंगे, उसके लिए जो ID टूल रिक्वायर्ड रहता है वो कैसे इंस्टॉल होगा उसके बारे में जानेंगे। और इंस्टॉलेशन प्रोसेस को ज़रा स्टेप बाय स्टेप देखिए, क्योंकि यहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन के दौरान पासवर्ड देना रहता है और वो पासवर्ड आगे चलकर आपको यूज़ करना पड़ता है, तो पासवर्ड भी आपको याद रखना ज़रूरी है। तो चलिए स्क्रीन पे बढ़ते और इंस्टॉलेशन प्रोसेस अभी हम देख लेते हैं ताकि आप सर्वर इंस्टॉल करके रखिए और मैं आपको
आपको बताऊँ, ये जो RDBMS है ये फ्री है, आप फ्री में डाउनलोड इंस्टॉल कर लीजिए। कैसे करना है स्टेप स्क्रीन पे बढ़ के देखते हैं। तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है मैं गूगल क्रोम ब्राउजर में आया और गूगल में मैंने सर्च किया है PostgreSQL। आप कौन से भी ब्राउजर में आइए, बस PostgreSQL सर्च कीजिए गूगल में। जैसे आप सर्च करोगे यहाँ पे आपको पहली वेबसाइट मिलेगी, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये वेबसाइट आपके सामने यहाँ पे लॉन्च हो जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं postgresql.org लॉन्च हो चुकी है और जिसमें आपको यहाँ पे क्लिक करना है डाउनलोड सेक्शन के ऊपर। दोस्तों डाउनलोड सेक्शन पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको डाउनलोड सेक्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन होगा और उसमें आपको वो बोल रहे हैं कि भैया यार कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आप इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं। तो आप अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से वहाँ पे उस लिंक पे क्लिक करना है, मतलब पर्टिकुलर आइकॉन पे क्लिक करना है। तो मेरे केस में विंडोज़ है तो मैं विंडोज़ क्लिक करूँगा। अगर आपके केस में मैक OS है तो मैक OS पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं विंडोज़ पे क्लिक कर रहा हूँ। विंडोज़ पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिल रहा है डाउनलोड द इंस्टॉलर। ये छोटा सा ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्लिक करना है। मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, अलग सा पेज ओपन हो रहा है जहाँ पे आपको सारे वर्जन्स मिल रहे हैं PostgreSQL के। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जो लेटेस्ट वर्जन है वो आप यहाँ पे डाउनलोड करो। अब जब मैं आपको दिखा रहा हूँ तो भाई इसमें ये लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये 17.2 है। आपके केस में जो भी लेटेस्ट वर्जन रहेगा उसे आप वहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए। अगेन डाउनलोड के लिए जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से आपको डाउनलोड करना है वो पर्टिकुलर आइकॉन पे आपको क्लिक करना है। जैसे विंडोज़ के लिए मैं डाउनलोड कर रहा हूँ तो यहाँ पे विंडोज 64 बिट के लिए मैं यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ। हालांकि अगर आपका विंडोज़ 32 बिट का है तो यहाँ पे ये अनसपोर्टेड लेटेस्ट वर्जन, तो आप पुराने वर्जन में जा सकते हैं, जो कि यहाँ पे आपको पुराने वर्जन 32 बिट के लिए आप देख सकते हैं ना, ये 32 बिट के लिए यहाँ पे पुराने वर्जन से अवेलेबल है, उसमें से आप डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन अगर आपका लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो भाई कोई टेंशन नहीं, यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करते ही कुछ ही सेकंड्स में आपको ऊपर डाउनलोड होते हुए दिखाई दे रहा है और ये डाउनलोड होने के बाद आपको इसे इंस्टॉल करना है। चलिए इसे डाउनलोड होने देते हैं। ये कंप्लीट डाउनलोड होने के बाद इंस्टॉलेशन के स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए मैंने यहाँ पे इस डाउनलोडेड फाइल पे क्लिक कर दिया है। क्लिक करोगे तो यूज़र कंट्रोल का एक पॉपअप आएगा जिसमें आपको येस करना होगा। उसके बाद आपके सामने ये आइकॉन दिखाई देगा PostgreSQL इंस्टॉल हो रहा है सर्वर, और इसमें आपको यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। स्टेप्स बहुत सिंपल है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। आप अगर उसका इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा भाई इसे आप C ड्राइव ही रखिए। तो चलिए नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगेन आपके पास 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। इन ऑप्शंस को ज़रा ध्यान से देखिए। इन चारों ऑप्शंस में आपको स्टैक बिल्डर की ज़रूरत नहीं है तो मैं इसे अनचेक करता हूँ। बाकी PostgreSQL सर्वर चाहिए, pgAdmin 4 आपको चाहिए, कमांड लाइन टूल चाहिए तो इनको चेक रखिए। pgAdmin 4 जो कि IDE टूल होता है, तो IDE टूल हमें अलग सा इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है गाइज, याद रखिए। ये 3 ऑप्शन ही चेक करने, स्टैक बिल्डर को छोड़ देना है, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करो, उसके बाद फिर से नेक्स्ट बटन पर क्लिक करो। यहाँ पर आपको पासवर्ड सेट करने के लिए आता है और जब आप इसका पासवर्ड देते हो तो ये पासवर्ड देते समय ज़रा ध्यान रखिए, जो भी आपने पासवर्ड दिया है वो पासवर्ड आपको याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि आप दोबारा जब भी SQL पे काम करने जाओगे तो भाई उसमें वो पासवर्ड पूछा जाएगा। तो आप यहाँ पे पासवर्ड वाइजली दे दो, ध्यान से दे दो और याद रखो। तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड टाइप कर लिया है, उसे रीटाइप कर लिया है दोबारा और उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूंगा। नेक्स्ट बटन क्लिक करने के बाद यहाँ पे पोर्ट आता है, इसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, इसे एज इट इज़ रख के नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे लोकल ऑप्शन आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे दोबारा क्लिक कीजिए, नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट कीजिए एंड दैट्स इट गाइज। ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस चालू हो गई। तो अब कुछ मिनटों के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी और जैसे ये कंप्लीट इंस्टॉलेशन हो जाएगा आप देख पाएंगे यहाँ पे फिनिश आपके लिए ये मैसेज आ जाएगा। फिनिश बटन पे क्लिक कर दीजिए, ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट है। अब इसे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए क्या करना है, आपको सर्च में नीचे विंडोज़ का जो सर्च है उसमें बस टाइप करना है, एप्लीकेशन वाले सर्च में pgAdmin। मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ pgAdmin। ये हमारा IDE टूल है, इसे हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं pgAdmin को। तो जैसे मैं pgAdmin स्टार्ट करूँगा यहाँ पे IDE टूल स्टार्ट हो जाएगा और ये आपके सामने pgAdmin IDE टूल स्टार्ट हो चुका है। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा है, तो कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, हर एक चीज़ को डिटेल में यहाँ पे बता देने वाला। तो सबसे पहले इस इंटरफेस में आपको ऊपर मेनू दिखाई दे रहा है, फाइल, ऑब्जेक्ट्स, टूल्स, एडिट, व्यू, विंडो वगैरह वगैरह ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। साथ में यहाँ पे एक सर्वर्स करके आपको इस पेन में नाम दिखाई दे रहा है जिसमें एक्सपांड बटन आपको दिखाई दे रहा है। इस एक्सपांड बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जो छोटा सा एक्सपांड बटन है इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपके सामने अगेन एक पॉपअप आएगा, कनेक्ट टू सर्वर। अब यहाँ पे वो पासवर्ड आपको पूछेगा, ये पासवर्ड वही डालना है जो आपने इंस्टॉलेशन के दौरान डाला था, इसीलिए वो पासवर्ड आपको याद रखने के लिए मैंने बताया था।
तो वही वो पासवर्ड आप यहाँ पे डाल दो और ये सेव पासवर्ड बटन पे क्लिक करो ताकि आपको दोबारा पासवर्ड बार बार एंटर करने की ज़रूरत ना पड़े। नहीं तो जब भी आप पीजी एडमिन ये आईडी टूल स्टार्ट करोगे उससे दोबारा आपको पासवर्ड देना पड़ेगा अगर आप ये सेव पासवर्ड नहीं क्लिक करोगे तो। अब ये पीजी एडमिन आईडी टूल है क्या? बेसिकली ये टूल है जिसकी मदद से आप एसक्यूएल में कोड कर सकते हैं। हमारे सर्वर के साथ ये आईडी टूल होता है और जनरली आईडी टूल की हमें ज़रूरत रहती है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट ये इसका फुल फॉर्म होता है आईडी टूल मतलब। सो ये बेसिकली आपको अलाउ करता है कोड टाइप करके उसको कंपाइल करना और बहुत कुछ। तो अभी हम इसे पहले पासवर्ड देके ओके करते हैं और हम आ चुके PostgreSQL के इस डेटाबेस सेक्शन में। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एक PostgreSQL 17 जो कि वर्जन का आ रहा है, उसके बाद डेटाबेस नाम का एक सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है। ओके एंड डेटाबेसेस में क्लिक करते हैं, हम एक्सपांड करते हैं आई मीन टू से ये छोटा सा जो एरो आपको दिखाई दे रहा है ना, इसमें आप क्लिक करके एक्सपांड कर सकते हैं उस पर्टिकुलर सेक्शन को। तो एक डेटाबेसेस को एक्सपांड कर दिया मैंने और उसमें हमने अभी तक कोई डेटाबेस नहीं बनाया, लेकिन एक डेटाबेस आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिल रहा है पोस्टग्रेज नाम का, राइट। अब ये डेटाबेस कैसे बनाना है इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखने वाले कि डेटाबेस कैसे बनाते हैं, टेबल कैसे बनाते हैं। लेकिन जनरली ये याद रखना है कि इंस्टॉलेशन के बाद आपको यहाँ पे सर्वर को एक्सपांड करके पहले पासवर्ड देना है और सेव करना है उसे, और उसके बाद ये PostgreSQL को एक्सपांड करोगे, यहाँ पे डेटाबेसेस को एक्सपांड करोगे तो उसमें आपके सारे डेटाबेस दिखाई देंगे। और डेटाबेसेस के अंदर जहाँ पे भी हम टेबल बनाते हैं बेसिकली वो टेबल यहाँ पे स्कीमाज के अंदर, यहाँ पे देखिए स्कीमाज को आपको एक्सपांड करना है और स्कीमाज के अंदर टेबल सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपके सारे टेबल्स आएंगे जितने भी टेबल हम पर्टिकुलर डेटाबेस में, मतलब यहाँ पे ये पोस्टग्रेज नाम का डेटाबेस है तो उसमें जितने भी अभी हम टेबल बनाएंगे वो आपको स्कीमाज के अंदर दिखाई देंगे। आगे चलकर स्कीमाज के अंदर यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको कैसे टेबल बनते हैं और कैसे क्या। तो चलिए इस लेसन में जो चीजें आपने सीखी उसके ऊपर आप प्रैक्टिस जरूर करोगे और आपने कुछ चीजें नोट डाउन भी करके रखी होगी तो उसे दोबारा पढ़ लेना। और साथ ही में अगर आप ये 30 डेज एसक्यूएल माइक्रो कोर्स का सर्टिफिकेट लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में एग्जाम की लिंक है, हर एक दिन का एग्जाम हम कंडक्ट करने वाले हैं तो आज के दिन की भी एग्जाम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, जरूर एग्जाम अटेंड कीजिए और आपका स्कोर मुझे कमेंट में लिख दीजिए जो भी आपने स्कोर अचीव किया है। आप एग्जाम अटेंड करने के बाद जो भी स्कोर मिलता है वो कमेंट करना ना भूलिए। साथ ही में इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिनको एसक्यूएल सीखना है, क्योंकि इतना डिटेल एसक्यूएल आपको शायद यूट्यूब पे मिलेगा तो ये फ्री में मिल रहा है। तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और जरूर कमेंट में भी बताएं आज का सेशन, आज का लेसन कैसा लगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।